हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स यूपी त्रिपक्षी का जो एग्ज़ाम लेखपाल होने जा रहा है, जो 7,994 पद आए हैं, उसमें कंप्यूटर की जो 15 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी त्रिपक्षी के द्वारा विभिन्न विभिन्न एग्जाम में इसको पूछा गया है, उन सबसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जितने भी लोग लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो हमने जो है पिछली वीडियो में जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 21वें प्रश्न से। इसमें जो लिखा है कि असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था, यानी किस जो है पीढ़ी में जो है असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? तीसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी दूसरी पीढ़ी में जो है असेंबली लैंग्वेज का जो है क्या किया गया था, तो प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि दूसरी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1956 से 1964 ईस्वी तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। वर्तमान पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा का GUI इंटरफेस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 22 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? डिजिटल है, हाइब्रिड है, रिमोट है, एनालॉग है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिमोट इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके प्रकार बताया गया है कितने प्रकार होता है। तो दिए गए विकल्पों में ऑपरेशन के आधार कार्य क्षमता के आधार पर रिमोट कंप्यूटर एक प्रकार नहीं है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटर के प्रयोग का उदाहरण जैसे विद्युत गृहों में देखा जाता है, जहाँ ये क्या करते हैं, तो तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो ऐसे कंप्यूटर जो 0 और 1 डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से क्या है, तो शुद्ध परिणाम देते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं ना। ये कंप्यूटर के क्या होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स को, सुंदर पिचाई को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसका नाम क्या है, तो चार्ल्स बेबेज है ना। आधुनिक कंप्यूटर का जनक की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन को विकसित किया था, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या करता है, तो अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए 24 की बात करेंगे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में का प्रयोग किया जाता था निर्वात नलिकाओं का, प्रतनकों का, अर्धचालकों का, यांत्रिक गियर्स का, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निर्वात नलिकाओं का इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी यानी वैक्यूम ट्यूब का हम लोग प्रयोग करते थे पहली पीढ़ी में, जो पहली पीढ़ी में हम लोग इसी का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, और इसमें जो है कंप्यूटर कौन कौन हुआ था, तो ENIAC आया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण में शुरू हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण थे निर्वात नलिकाओं का इसमें प्रयोग हुआ था, पंच कार्ड पर आधारित था। संग्रहण के लिए जो है इसमें जो है क्या किया था, तो चुंबकीय ड्रम का जो है प्रयोग हुआ था। ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता होती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करेंगे 25 की बात करेंगे। 25 जो प्रश्न इसमें क्या बताया गया है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है किस पर आधारित थी? एकीकृत परिपथों पर, प्रतनकों पर, VLSI चिप्स पर, निर्वात नलिकाओं पर। निर्वात नलिकाओं के ऊपर तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है।
इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पर जो है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। इसमें जो है जेन बाल्डिन जो है जिनको जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, ये जो है उसी के दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आविष्कार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था तथा वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और क्या था, तो तेज था, है ना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रतीश IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। कहाँ? हैदराबाद में, रुड़की में, कानपुर में, पुणे में, है ना। तो भारतीय मौसम जो विज्ञान मौसम विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ पर है, तो ये पुणे में है और यहीं पर जो है इसको स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो प्रत्युष है। क्या नाम इसका, तो प्रत्युष है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युष, जिसको IITM भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया है। प्रत्युष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर की हार्ड परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPCS की क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं क्या कर सकता है, तो कर सकता है 1 सेकंड में, सोचिए। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? आदित्य है, सौरसिटी है, TIFR क्रे XC30 प्रत्युष। अभी हमने बताया भी था कौन, इसका क्या नाम है, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्युष इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, बताया गया है कि प्रश्नकाल के समय प्रत्युष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। प्रत्युष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था। यहाँ भारत का पहला मल्टीप्लेक्स श्रेणी का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। यह 6.8 फीटाफ्लॉक्स की गति से गणना करने में सक्षम है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, इसका नाम क्या है, परम सिद्धि है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटर के मुख्यालय में इसको जो है स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है, तो परम सिद्धि है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर क्या कर सकता है, तो स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, पुनः उसको प्राप्त कर सकता है। ये कंप्यूटर की क्वालिटी होती है। ठीक है, कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा और स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग करके डेटा को संरक्षित करता है। प्रोसेसर के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यक है डेटा को पुनः क्या करता है, प्राप्त करने में क्या है, तो ये सक्षम है। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे तो कंप्यूटर का जनक कौन है? जॉन वान है, एलन ट्यूरिंग है, ब्लेज पास्कल है, चार्ल्स बेबेज है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है, तो ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इसमें देख सकते हैं डिस्कस बताया गया है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वह एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे, जिन्होंने 19वीं सदी से पहले मैकेनिकल कंप्यूटर या एनालिटिकल इंजन की कल्पना करके इसको क्या किया था, तो इसको डिजाइन किया था। ठीक है, आगे चलिए 30 की बात करेंगे तो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, और इसमें डी जो लिखा है जो है पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एनसॉफ और उसके छात्र क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी जिसको ABC कहा जाता है, 1947 से 1942 के बीच बनाया गया था। यह पहला प्रयास था कि जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था, और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका योगदान जो है ऐतिहासिक साबित हो गया था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न बताया गया है कि इसमें जो लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है, और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके क्या करना है, तो सही उत्तर बताना है। ठीक है, एक और सूची 1 और सूची 2 दिया है, जैसे
सूची एक में लिखा है अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर, एक को लिखा है 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपोलो गाइड्स कंप्यूटर AGC लिखा है, इसमें जो है 70 पाउंड्स और आयतन लगभग 1 घन फुट होता है ना। इसमें हमको क्या करना है, तो इसको मिलान करना है। तीसरा है अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण, जिसको माइक्रो इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे इसमें जो हमारा चौथा विकल्प है कि आधुनिक लैपटॉप क्या कर सकता है, तो इसमें बताया गया है कि आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत ही सीमित और प्रसंस्करण, इसमें सब कुछ बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा मिलान सही है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग बात करेंगे तो इसमें अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर, जिसको हम लोग AGC कहते हैं, ये क्या करता है, तो वजन 70 पाउंड है और आयतन लगभग इसका कितना है, तो 1 घन फुट है ना। पहले का इसमें हम लोग किस में मिलान करेंगे, तो पहले का B में करेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद दूसरा उसमें जो हमारा दिया था कि जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जिसको AGC की भंडारण क्षमता कितनी होती है, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है 64 KB डेटा स्टोर क्या कर सकता है, यानी दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरे को किस में मिलाना है, A में मिलाना है, ठीक है। आगे और आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट हमारा बताया गया कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जिसको AGC कहते हैं, कि प्रसंस्करण शक्ति कितनी होती है, तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में इसको क्या कहता है, मापा जाता था, ठीक है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। और जो हमारा चौथा है, चौथे का जो है क्या हो जाएगा, तो C। जो आधुनिक लैपटॉप क्या करता है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का प्रयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग कार्यों के लिए जो इसमें क्या है, तो सक्षम है, ठीक है। आगे चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें क्या प्रश्न बताया गया है कि डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पाठ्यपुस्तक का, टाइपराइटर का, व्हाइट बोर्ड का, लैपटॉप का, और में से कोई नहीं है ना। तो डिजिटल रूप से प्राप्त करना तो आप किसका यूज करेंगे, लैपटॉप का यूज करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं बताया गया है कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने का अर्थ होता है जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करना, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से पढ़ा, बदला या साझा किया जा सके। पाठ्यपुस्तक क्या होता है, तो ये एक भौतिक वस्तु है जिसमें सूचना छपी हुई होती है, न कि डिजिटल रूप में होती है। टाइपराइटर क्या करता है, तो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कागज पर अक्षर पर छपता है, इससे भी डिजिटल डेटा संग्रहण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट और इसमें हम लोग बात करेंगे व्हाइट बोर्ड की बात करेंगे तो ये इस पर भी जानकारी अस्थायी रूप से हाथ से लिखी जाती है। और लैपटॉप की बात करेंगे तो ये एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा होता है और सूचना संग्रहण करने के लिए क्या है, इसको उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो ड्राइंग और डिजाइनिंग। B की बात करेंगे मनोरंजन। C की बात करेंगे गेमिंग। और D इसमें जो लिखा है डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। और इसमें E जो लिखा है, इसमें लिखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी को संग्रहित करना है, प्रसंस्करण करना है और पुनः प्राप्त करना होता है। अन्य सभी कार्य जिससे गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइंग आदि कंप्यूटर के साथ माध्यम में किए जा सकते हैं, लेकिन वे इसके मूल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, इसमें हम लोग बताया गया है कि कंप्यूटर पीढ़ी सूची 1 का संबंधित औद्योगिक सूची 2 से क्या करना है, इसमें मिलान करना है। इसको क्या करना है, तो इसमें मिलान करना है, ठीक है। क्या कि इसमें बताया गया है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, ठीक है, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था ना। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग किसका यूज़ किया था, तो उसमें जो है ट्रांजिस्टर आ गया था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते थे, तो पहली पीढ़ी के हम लोग किसका यूज़ करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर, चौथी में इससे भी सब आ गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन मिलान करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे तो मैंने बताया था कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब आ गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गया था, यूज होने लगा था। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट्स का, और चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का जो है इसमें यूज किया जाने लगा था, ठीक है। आगे
आगे इसमें बात करेंगे कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं। आज समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल, लो स्पीड, एनालॉग, हाई स्पीड, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिजिटल इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे वोल्टेज और अन्य निरंतर मानों का क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे 36 की बात करेंगे। 36 में क्या बताया गया है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। ट्रांजिस्टर मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, एकीकृत सर्किट, और इसमें डी की बात करेंगे तो डी जो इसमें बताया गया है चुंबकीय ड्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का निर्वात का यूज किया जाता था, नहीं चुंबकीय ड्रम इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों को सर्किटरी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम को मुख्य मेमोरी के रूप में इसको किया गया था, तो अपनाया गया था ना। वैक्यूम ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम लोग इसका यूज करते थे, चुंबकीय का। ठीक है, नेक्स्ट 37 की बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मेमोरी और स्टोरेज, बी की बात करेगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सी की बात करेगा प्रोसेसर और नेटवर्क, इनपुट और आउटपुट, और उनमें से जो हमारा ई वाला जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसके जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके क्या हैं, तो मुख्य रूप से घटक हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि हार्डवेयर में कौन आएगा और सॉफ्टवेयर में कौन कौन आएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। वह भौतिक उपकरण जिसे हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो ये प्रोग्राम्स और निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने का क्या करता है, निर्देश देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, ड्राइव, ये सब इसके क्या है, इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 की बात करेंगे। 1981 ईस्वी में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। एप्पल की मैकिन्टोश लाइन का शुभारंभ, पहले रिस्क वर्कस्टोन का विमोचन, उसके बाद सी की बात करेंगे तो सी इसमें बताया गया पहले चुंबकीय टेप स्टोरेज का परिचय, आईबीएम पीसी का परिचय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आईबीएम पीसी का परिचय इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सन 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी 5150 पेश किया है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर शुरुआत की क्या है, तो प्रतीक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आईबीएम की बात करेंगे तो आईबीएम एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश ने पीसी मार्केट को वैधता दी। इस पीसी में इंटेल का 8088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद आईबीएम कंप्यूटर पीसी का एक विशाल बाजार बन गया था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे 39 की बात करेंगे। बाइनरी जो इतना लिखा गया है इसका दशमलव समतुल्य क्या होगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1807 हो जाएगा। इसको देखिए कैसे निकाला गया, तो इसको जो उल्टे क्रम से निकाला जाता है, ये जो संख्याएं बताया गया है पीछे से स्टार्ट करते हैं इकाई से, तो 2 की पावर 0, 1 गुणे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, जो संख्या रहती है इसको लिखा जाता है नंबरिंग, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर ऐसे लिखा जाता है, और लास्ट में से करेंगे तो सबको जो लिखा जाता है ना, ऊपर से जो है सबको क्या करता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सबको जोड़ा जाएगा तो ये कितना आएगा, 1807 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें 40 प्रश्नों की बात करेंगे कि इसमें बाइनरी संख्या 101 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, उसी तरह निकालेंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा 11। कैसे हो सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे नीचे से पीछे चलेंगे तो 1 गुणे 2 की पावर 0 प्लस
1 गुणे 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 2 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बार कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।